हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर इन होम साइंस, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू से बोल रही हूँ। बीए प्रथम वर्ष राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित जो कॉलेज है उसमें बीए प्रथम वर्ष में फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर है। फूड एंड न्यूट्रिशन का मतलब होम साइंस का जो द्वितीय पेपर है उसके अंदर जो प्रैक्टिकल है उसमें आपको आहार आयोजन करना सीखना है। आहार आयोजन कैसे किया जाता है, आहार आयोजन के विभिन्न चरण होते हैं। मैंने आपको कक्षा में आहार आयोजन के सिद्धांत, उद्देश्य इत्यादि बताए थे। अब मैं आपको आज परिचय करा रही हूँ आहार विनिमय सूची, फूड एक्सचेंज लिस्ट। फूड एक्सचेंज लिस्ट क्या होती है, उसका क्या उपयोग होता है, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। और अगली कक्षा में फिर आहार विनिमय सूची का प्रयोग करके हम कैसे आहार की मील की प्लानिंग करेंगे ये बताऊंगी। तो पहले ये समझना आवश्यक है कि आहार विनिमय सूची क्या है। आहार विनिमय सूची एक से खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह है जिसमें सूची के प्रत्येक पदार्थ से लगभग एक समान कार्बोस, प्रोटीन, वसा और ऊर्जा मिल सके। बच्चों, आप लोगों को पता है ये प्रोटीन, कार्बोस, वसा क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। वो पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता, अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बच्चों, उनकी भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, लेकिन वो पोषक तत्व बहुत सूक्ष्म मात्रा में हमें चाहिए होते हैं, इसलिए उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और उनकी हम गणना, मील प्लानिंग करते हुए हम ये तो ध्यान रखते हैं कि उनकी आपूर्ति भी हो जाए, लेकिन हम उनकी गणना नहीं करते। हमारी जो गणना होती है वो कैलोरीज की होती है, प्रोटीन की होती है, वसा की होती है। तो आहार विनिमय सूची के अंदर इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के आधार पर ही इस आहार विनिमय सूची को तैयार किया गया है। आहार विनिमय सूची के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, जो भी भोज्य समूह होते हैं, उनमें किसी भी समूह के एक वस्तु का जो पोषक मूल्य होता है वो दूसरे पदार्थ के समान ही होता है। जैसे अनाज है, अनाज का भोज्य समूह है, तो अनाज में से आप चावल ले लें, चाहे गेहूं ले लें, चाहे सूजी ले लें, चाहे पोहा ले लें, चाहे बाजरा ले लें, चाहे मक्की ले लें, इन सब का जो पोषक मूल्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कॉन्टेक्स्ट में है वो लगभग एक बराबर होता है। समझ में आई बात? आहार विनिमय सूची के किसी भी एक पदार्थ का उसी सूची के दूसरे पदार्थ से विनिमय किया जा सकता है, उसी भोज्य समूह से विनिमय किया जा सकता है, क्योंकि उन सब में एक समान पोषक तत्व हैं। जैसे आपने किसी दिन नाश्ते के अंदर सूजी का व्यंजन बना लिया, सूजी का चीला बना लिया या सूजी का ढोकला बना लिया। दूसरे दिन आपने चावल का कोई व्यंजन बना लिया, जैसे आपने पोहा बना लिया। तीसरे दिन आपने पराठा बना लिया, तो वो गेहूं का। तो आप चाहे गेहूं इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप सूजी इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप चावल इस्तेमाल कीजिए, उन सब का पोषक मूल्य एक समान होता है। तो आज मतलब हमें उस भोज्य समूह में से कोई भी एक पदार्थ चुनेंगे तो उसका पोषक मूल्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के टर्म्स में लगभग एक बराबर होता है। और विनिमय सूची में सभी भोज्य समूह शामिल होते हैं, जैसे अनाज, दालें, सब्जी, फल, दूध इत्यादि सम्मिलित होते हैं। भोज्य समूह से संबंधित मैंने आपको बच्चों पहले भी पढ़ा चुकी हूं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। अब भोज्य समूह अलग अलग होने की वजह से इस आहार विनिमय सूची का जब हम प्रयोग करते हैं तो बड़ी आसानी से हम संतुलित आहार के लिए आयोजन कर सकते हैं या संतुलित आहार की प्लानिंग कर सकते हैं। और उसमें भी क्या होगा, हमारे पास वैरायटी भी होगी और पौष्टिकता भी होगी। और हमारा उद्देश्य यही रहता है
क्योंकि अगर हम केवल पौष्टिकता की तरफ ध्यान दें और स्वाद के ऊपर या वैरायटी पर ध्यान नहीं देंगे, विविधता पे ध्यान नहीं देंगे, तो लोग बोर हो जाएंगे रोज एक सा खाना खा के। तो आपको विविधता के साथ कैसे पौष्टिक मूल्य सारे प्राप्त करने हैं, ये इस विनिमय सूची के आधार पर हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फिर इस विनिमय सूची का प्रयोग सामान्य अवस्था में विभिन्न आयु वर्ग के लिए, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, हर अवस्था के लिए इस सूची का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट अवस्था हो, जैसे गर्भावस्था। आपको मालूम है गर्भावस्था में जैसे हमारी ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, 300 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें अतिरिक्त मात्रा में चाहिए होती है। इसी तरह से धात्री अवस्था में जो है वो हमारी ऊर्जा की मांग और बढ़ जाती है, 700 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी बढ़ जाती है ना। तो रोगावस्था में पता चलेगा किसी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता बढ़ गई है और किसी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता कम हो गई है। और अपना भार सही बनाए रखने के लिए आजकल बहुत समस्या हो गई है कि लोग ओबीज होने लग गए हैं, मोटापे से ग्रस्त हैं। तो मोटापे को से दूर रहने के लिए भी हमें इस आहार विनिमय सूची का अगर हम उचित ढंग से प्रयोग करें तो हम ऐसे भोज्य पदार्थ चुन सकते हैं जिससे हमारी पोषक तत्व की मांग भी पूरी हो जाए, लेकिन ऊर्जा हमें कम मिले तो हमारा वजन स्वयं धीरे धीरे कम आ जाएगा। अब विनिमय सूची कैसी होती है देखने में, ये देखिए विनिमय सूची जो है इसमें विभिन्न भोज्य समूह जो है उनको समावेश किया हुआ है। और एक विनिमय मतलब एक विनिमय में एक एक्सचेंज के अंदर किसी भी पदार्थ की, किसी भी भोज्य समूह की कितनी मात्रा शामिल है वो इसमें सम्मिलित होता है। ऊर्जा कितनी चाहिए ये सम्मिलित होता है, कार्बोस, प्रोटीन और वसा ये भी, और ये सब मात्राएं ग्राम के अंदर हैं। बच्चों यहां आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको बाकायदा ऐसे ही नोट कीजिए। आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल में भी इसको लिखना है और इसे ध्यान रखना है। तो पहला जो भोज्य समूह है वो है अनाज का। अनाज की एक विनिमय में कितनी मात्रा है? 20 ग्राम। मतलब अगर हम 20 ग्राम अनाज लें, किसी भी उसका मतलब चाहे वो चावल है, सूजी है, रागी है, अलग अलग जो भी होते हैं, बाजरा है, तो उसकी अगर हम 20 ग्राम अगर लेंगे तो उससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? 70 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। कार्बोज 15 ग्राम है और प्रोटीन 2 ग्राम है। आप देखिए प्रोटीन बहुत कम मात्रा में है। दालें जो हैं उसके एक विनिमय के अंदर 30 ग्राम होता है। जब आप लोग लैब में आएंगे तो हम सबसे पहला वाला जो प्रैक्टिकल करेंगे उसमें मैं आप लोगों को यही बताऊंगी, आप लोग तोल कर देखिएगा और उसका अंदाज कितना होता है, क्योंकि घर में सबके तराजू नहीं होती और हर वक्त हम तोलते भी नहीं है। लेकिन एक दो बार में आपको अगर अंदाज हो जाएगा कि 30 ग्राम में कितनी दाल आती है, लगभग एक मुट्ठी दाल आती है बच्चों, और वो उस एक मुट्ठी दाल से या 30 ग्राम दाल से लगभग एक कटोरी दाल खाने के लिए तैयार हो जाती है। तो एक कटोरी दाल से लगभग हमें 100 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और कार्बोज कितना मिल रहा है? 17 ग्राम और प्रोटीन देखिए 7 ग्राम। इसीलिए शाकाहारी लोगों को दालों का प्रयोग जरूर करना चाहिए, नहीं तो हमारी प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी। प्रोटीन का चैप्टर जब हमने पढ़ा था तब आपको मैंने बताया था कि एक वयस्क व्यक्ति के लिए प्रति 1 किलोग्राम वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो मतलब 60 किलो का व्यक्ति को 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो अब देखिए कितना कम कम मिलता है ये अलग अलग उससे। तो हमें इस तरह से चुनाव करना है कि प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो जाए। इसी तरह से बेटा सब्जियों के 3 समूह बनाए गए हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, कंदमूल और अन्य सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां आप सब लोग जानते हैं, इसकी 100 ग्राम अगर हम मात्रा लेंगे तो उससे ऊर्जा कितनी कम मिल रही है। मतलब अगर वजन कम करना हो तो हरी पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करो। तो देखो मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी तो आपका पेट भरेगा और ऊर्जा जो है वो बहुत कितनी सी है, केवल 20 है, और कार्बोज भी उसमें केवल 5 है। कंदमूल जो जमीन के अंदर उगने वाली शाक सब्जियां होती हैं सारी, आलू, प्याज, शलजम इत्यादि, ये सब कंदमूल में आती हैं बच्चों। और इसकी 50 ग्राम मात्रा लेने पर ही हमारी जो है ऊर्जा की मांग 70 किलो कैलोरी में हमको मिल जाती है। तो वजन कम करने वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ग्रोइंग एज के अंदर ये आवश्यक होता है।
और जब हमें अपना वजन मेंटेन करना हो तब भी इसकी कुछ मात्रा लेनी आवश्यक हो जाती है। अन्य सब्जियां जो होती है, बाकी सब होती है, भिंडी वगैरह जो होती है, इसकी 200 ग्राम अगर आप लेंगे तो आपको कितनी ऊर्जा मिल रही है, 40 किलो कैलोरी, और कार्बोस कितना है, 7 ग्राम। इसी तरह से फल जो है, फल में बेटा आम, केला, चीकू का अलग समूह में रखा गया है क्योंकि इनके अंदर अतिरिक्त मात्रा में ऊर्जा होती है। बाकी जितने भी फल होते हैं वो सब इस श्रेणी में आते हैं। इसकी 100 ग्राम मात्रा लेने पर हमें ऊर्जा प्राप्त होगी 40, और कार्बोज होगा। प्रोटीन वगैरह इसमें फल सब्जियों में बिल्कुल भी नहीं होता है। दूध और दूध से बने पदार्थ जो होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भोज्य समूह होता है, आहार विनिमय सूची का बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप है। इसकी 250 ग्राम मात्रा, लगभग 1 गिलास जो होता है, औसत जो होता है उसमें 250 से 300 ml दूध आता है, तो 250 ग्राम जो दूध होता है उसमें जो ऊर्जा मिलती है वो 170 मिलती है। देखो ऊर्जा कितनी सारी मिल रही है। कार्बोस 12 ग्राम है और प्रोटीन 8 ग्राम है। तो 1 गिलास दूध लेने पर प्रोटीन की मात्रा हमारी काफी हद तक पूरी होती है। तो प्रोटीन के लिए शाकाहारी लोगों के लिए ये सबसे बेहतरीन स्रोत है। मांस, मछली इत्यादि जो है, मांसाहारी लोग जो हैं उनके लिए 40 ग्राम लेने पर ही इनकी कैलोरीज इतनी होती है और प्रोटीन 7 ग्राम मिल जाता है, और इसमें वसा भी होती है। तो आपको इन सब की गणना करनी है। तिलहन और सूखे मेवे के अंदर बहुत थोड़ी सी मात्रा में भी लेंगे, जैसे तिल वगैरह होते हैं, बादाम है, मूंगफली है, इनकी 10 ग्राम लेने पे हमें 60 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन भी होता है इसके अंदर 2 ग्राम, और वसा काफी होती है क्योंकि ये तो वसा का ही स्रोत होते हैं। और वसा और तेल जो होता है, घी, तेल, मक्खन वगैरह बेटा, वो केवल 5 ग्राम, मतलब एक छोटी चम्मच जो होती है उसी के अंदर कैलोरी कितनी है, ऊर्जा मिल रही है 45। और कार्बोस जो है, कार्बोस जो होते हैं वो 5 ग्राम है। और वसा और शर्करा जो है इसके अंदर बेटा चीनी, गुड़, बूरा, जो भी जितनी भी प्रकार की हमारे मीठा डालने के लिए करते हैं वो भी 5 ग्राम से हमें कैलोरी मिल रही है 20 ग्राम, कार्बोस 5 ग्राम मिल रहा है, और इसमें प्रोटीन नहीं होता। ये संक्षिप्त विनिमय सूची आपकी हर प्रैक्टिकल में, हर डाइट प्लान के समय आपके लिए प्रयोग में करेंगे आप, तो इसलिए इसको आवश्यक रूप से लिख लीजिएगा। अब ये आहार जो विभिन्न भोज्य समूह हैं उनको मैंने थोड़ा सा चित्र के साथ आपको वापस से रिपीट करा है, जिससे आप लोगों को ध्यान रहे कि आहार अनाज के विनिमय में क्या क्या है। अनाज से बने हुए विभिन्न पदार्थ, चाहे वो गेहूं हो, आटा हो, सूजी हो, मैदा हो, जौ, बाजरा वगैरह तो आप जानते ही हैं, चावल है, चावल से पोहा बनता है तो वो भी इसी में सम्मिलित रहेगा, दलिया गेहूं से बनता है वो भी इसी में सम्मिलित है। तो इसके अंदर जो सेवइयां है, पास्ता है, ब्रेड है, ये सब इसी में सम्मिलित होता है। लेकिन बेटा ब्रेड की कैलकुलेशन अलग ढंग से होती है। देखो ब्रेड जो है वो 30 ग्राम लेंगे तब आपका होगा, बाकी सब पदार्थ जो है आपको 20 ग्राम लेने होंगे। तो इससे हमें ये देखिए अनाज का विनिमय में जो है एक में 20 ग्राम था, ब्रेड की 30 ग्राम है, इससे 15 ग्राम कार्बोस और 70 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दालें जो होती हैं विभिन्न प्रकार की, उनमें जो होती हैं इसमें एक विनिमय में 30 ग्राम मात्रा होती है, मैंने आपको बताया लगभग 1 कटोरी बन जाता है इससे अपने, और इसमें 7 ग्राम प्रोटीन होता है और 100 कैलोरी होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं ये इन्हें ए समूह की सब्जियां भी कहा जाता है। इसमें आप सब लोग जानते हैं, अपने यहाँ तो बहुत सारी आती हैं आजकल, पालक, मेथी, बथुआ, गाजर के जो पत्ते होते हैं उन्हें पता नहीं आप क्या कहते हैं, चौलाई, मूली, गाजर, अरवी के ऊपर के जितने भी पत्ते हैं, इनमें 100 ग्राम हम लेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी मात्र 20 किलो कैलोरी, सॉरी बच्चों। कंदमूल जो है इसके अंदर देखिए अपनी अरवी है, आलू है, प्याज है, शलजम है, गाजर है, शकरकंद है, चुकंदर है, ये सब इसी में आते हैं। और इसमें केला फल है लेकिन वो भी इसी समूह में सम्मिलित रहता है क्योंकि इसकी 50 ग्राम मात्रा से ही 70 कैलोरी प्राप्त हो जाती है, हमें 15 ग्राम कार्बोस प्राप्त होता है। अन्य सब्जियां जो होती हैं इन्हें हम अन्य बी श्रेणी की सब्जियां कहते हैं, और ये सामान्यतः ए श्रेणी की सब्जियों के 2 विनिमय से इस श्रेणी का 1 विनिमय के बराबर होता है। इस श्रेणी में भिंडी, लौकी, कद्दू इत्यादि, भिंडे, टिंडा वगैरह जो भी होते हैं बेटा, ये सभी इसी में सम्मिलित होते हैं।
फलों का विनिमय देखें तो फलों के अंदर केला हालांकि इस चित्र में दे रखा है, लेकिन केला इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। केले, आम और चीकू के अलावा सभी फल इसके अंदर आएंगे। इसमें एक विनिमय में 100 ग्राम मात्रा में हमें 40 कैलोरी मिलती हैं, 10 ग्राम कार्बोज मिलता है। प्रोटीन और वसा इसमें नहीं होता है। दूध और दूध से बने पदार्थ जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता समूह है ये। इसमें भी देखिए बेटा, इसमें जो विनिमय गिना गया है वो गाय के दूध के 1 कप के मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। एक कप के अंदर गाय का दूध है तो उससे हमें 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 12 ग्राम कार्बोज मिलता है, 10 ग्राम वसा मिलती है और 170 किलो कैलोरी मिलती है। और दूध की मात्रा कितनी है? 250 ml है। और इसके अंतर्गत अगर आप दूसरा दूध ले रहे हैं तो गणना इस तरह से की जाती है कि उससे 8 ग्राम प्रोटीन ही प्राप्त हो। जैसे दूध से बने अगर पदार्थ अपन देखेंगे तो जो 8 ग्राम प्रोटीन जितना मात्रा से मिलेगी वो ही एक विनिमय के अंदर आएगा, है ना। जैसे और अनाज वगैरह में तो मैंने आपको कह दिया कि 20 ग्राम फिक्स है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो 8 ग्राम प्रोटीन देगा उतनी मात्रा एक विनिमय में आएगी, जो सामान्यतः गाय के एक दूध के विनिमय में 250 ml में होती है। अगर पनीर या खोए का इस्तेमाल कर रहे हो तो केवल 40 से 45 ग्राम ही इस विनिमय के अंतर्गत आएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 250 एक विनिमय के अंदर 250 ml दूध है तो हम 250 ग्राम खोआ ले लें या पनीर ले लें, नहीं, केवल 40 से 45 ग्राम ही इस विनिमय के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। मांसाहारी लोगों के लिए जो अंडा, मांस, मछली वगैरह खाते हैं उनकी वैरायटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो लोग इसमें 8 ग्राम वसा इनको मिलता है, एक विनिमय से मिलता है। और एक विनिमय में कितना है? 40 ग्राम है। इसमें 8 ग्राम वसा, 10 ग्राम प्रोटीन, 170 कैलोरी, मतलब कितनी अधिक कैलोरीज इसके अंदर होती हैं। प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा तिलहन और सूखे मेवे का जो है इसके अंदर देखिए बादाम, काजू, मूंगफली, तिल, जिन जिन चीजों से भी तेल निकलता है बेटा वो सब तिलहन की अंतर्गत ही आते हैं, सूखे मेवे और तिलहन। और इसके 2 ग्राम कितना कम होता है, केवल 10 ग्राम में मुश्किल से 8-10 बादाम चढ़ते हैं, तो उसमें 2 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 5 ग्राम वसा और 60 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बेटा जब आहार विनिमय करोगे तो आपके लिए बड़ा उपयोगी हो जाएगा कि किसी चीज के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम हो रही है तो आपने थोड़ा सा जैसे तिल डाल दिया या मेवे डाल दिए तो उसका वो बढ़ जाता है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा साथ साथ कैलोरी भी साथ साथ बढ़ जाती है। ये गणना करना मैं आपको अगली कक्षा में बच्चों सिखाऊंगी। फिर अगला जो है घी, तेल इत्यादि का विनिमय। इसके अंदर घी, मक्खन, हालांकि मक्खन का थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर पानी की भी मात्रा होती है, जल भी होता है सम्मिलित। तेल, क्रीम इत्यादि ये सब इसमें 1 ग्राम एक विनिमय के अंदर 1 छोटी चम्मच जो खाने वाली होती है वो होती है, उसमें 5 ग्राम होता है और उससे हमें 45 किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम उससे हमको 9 किलो कैलोरी हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। और शर्करा के विनिमय में देखें तो ये भी है, इसमें एक विनिमय में वही 5 ग्राम, मतलब 1 छोटी चम्मच खाने वाली उसमें 5 ग्राम कार्बोज होता है, 20 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये बेटा तुम लोगों को मैंने जो आज समझाया है ये विनिमय सूची क्या होती है। अब बस आपको ये ध्यान रखना है विनिमय सूची की जो अलग अलग भोज्य समूह बताए हैं उनमें से हम किसी भी एक भोज्य समूह का चुनाव करेंगे तो उसकी गणना क्या होगी, कैलोरीज बिल्कुल वही होगी, चाहे आप सूजी ले लें, चाहे मैदा ले लें, चाहे चावल ले लें, चाहे आटा ले लें, है ना। और इसी तरह से हर एक प्रत्येक समूह में से हम कोई भी पदार्थ लेंगे तो उसकी कैलोरी हमको गणना की हुई मिल जाएगी। तो अगली कक्षा में हम लोग बच्चों मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आहार विनिमय सूची के आधार पर हम लोग कैसे अपनी मील को प्लान कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।